हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो संविधान के संबंध में कथन दिए गए हैं तो उस पर आपको राइट बताना है। तो देख लेते हैं। पहला है, केंद्र सरकार द्वारा नियमित कंपनियां या निगम राज्य कराधानों से प्रतिरक्षित होती हैं। और दूसरा है, राज्य की जो परिसंपत्ति या राज्य की आय केंद्रीय कराधान से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यानी केवल जो है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं पूछा गया है। ठीक है, तो कथन एक गलत है भाई, पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नियमित जो कंपनियां या निगम राज्य कराधानों से प्रतिरक्षित होती हैं, क्योंकि राज्य कराधानों से प्रतिरक्षित नहीं होती हैं। पहला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आर्टिकल 285 के अंतर्गत केंद्र की संपत्तियों की राज्य कराधान से छूट का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कंपनियों या फिर निगमों को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि वे पृथक विधिक निकाय हैं। और कथन दो सही है, क्योंकि राज्य की संपत्ति या फिर राज्य की आय केंद्रीय कराधान से मुक्त होती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को सुसाध्य करने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। तो राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को सुसाध्य करने वाले जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो इसमें से कौन से हैं। ठीक है, पूछा गया है। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, रॉन्ग हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदें, रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ है सहायता अनुदान, यानी अखिल भारतीय सेवाएं और सहायता अनुदान जो है राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को सुसाध्य करने वाले संवैधानिक प्रावधान हैं। पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि इन सेवाओं के सदस्यों को केंद्र संघीय राजनीति में संघ सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य संवर्गों में रखा जाता है और उन पर राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा प्रदान करने का दायित्व होता है। देश की संघीय राजनीति के कारण इसे संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में सशक्त बनाने वाले उपकरण में से एक समझा जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी निर्णय निर्धारण करने वाला, विकास मामलों पर विचार विमर्श करने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करने की योजना के समर्थन में प्रयास को मजबूत करने और राष्ट्रीय संसाधन जुटाने हेतु 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। इस परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके स्थानापन्न केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और आयोगों के सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यह क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और क्षेत्रीय परिषदें संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित नहीं की जाती हैं। सहायता अनुदान संघीय सरकार द्वारा आर्टिकल 275 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर भी विचार करने की बात कर रहा है। तो कल नेट का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट को पता होगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। और हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं, यूथ कंपटीशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आपको लगभग 150 के समथिंग कराए हैं, तो लगभग जो है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। भाई 1-2 दिन में पॉलिटिकल साइंस नेट का पेपर भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में विरोधाभास की स्थिति में केंद्रीय कानून सदैव राज्य कानून पर वरीयता प्राप्त करता है। और दूसरा है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है राज्यों में निहित है। दूसरा बिल्कुल रॉन्ग हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अवशिष्ट राज्यों का अधिकार नहीं है भाई इसमें। यह डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में केंद्रीय कानून और राज्य कानून में विरोधाभास की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य कानून पर वरीयता प्राप्त करता है, केवल उस परिस्थिति को छोड़कर जब राज्य कानून को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखा गया हो और उसे उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। तो दूसरा गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के विषय में होती न कि राज्य के विषय में। अवशिष्ट शक्तियों विषयों के संबंध में कानून निर्मित करने की शक्ति संसद में निहित होती है। अगला है हमारा,
केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में जो दिए गए स्टेटमेंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार की सहमति से किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के किसी कार्यपालिका संबंधी कार्य का दायित्व जो है केंद्र सरकार को सौंप सकता है। और दूसरा है, संसद बिना किसी राज्य की सहमति के ही केंद्र की कार्यपालिका संबंधी प्रक्रिया को उस राज्य को सौंप सकती है। तो यहाँ पे भी जो है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो कार्यवाही होती है उसका दायित्व केंद्र पर डाल सकता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति राज्य की सहमति से उस पर केंद्र की कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही का दायित्व जो है डाल सकता है। संसद बिना उसकी सहमति के ही ऐसा कर सकती है। अगला है हमारा, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों की बात करें तो पहला है, आर्टिकल 263 के अंतर्गत संसद केंद्र तथा राज्य के बीच आम हित के विषयों की चर्चा तथा उनकी जांच के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है। और दूसरा है, किसी समवर्ती सूची में संबंधित कानून को यद्यपि वह संसद के द्वारा निर्मित किया गया हो किंतु इसे राज्य के द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है जब तक कि इस संबंध में संसद का अन्य कोई निर्देश ना हो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, पहला जो है रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति। पहला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वह राष्ट्र दिया है, ठीक है, राष्ट्रपति दिया है, संसद नहीं राष्ट्रपति, सॉरी वहाँ पर संसद दिया है, राष्ट्रपति नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रपति। संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के बीच सर्वनिष्ठ महत्व के मुद्दे की जांच तथा उसकी चर्चा के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद नहीं। आर्टिकल 263 कहता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, यद्यपि संसद समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है लेकिन इसे क्रियान्वित राज्य को ही करना होता है, ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की बात करें तो पहला है, यह अपने तुलनात्मक लाभ का उपयोग करके निवेश आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रदर्शित करता है। और दूसरा है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं सम्मिलित है। तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा केवल एक। आप देख सकते हैं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद वस्तुतः केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध यानी ऊर्ध्वाधर या राज्य सरकारों के बीच संबंधों यानी क्षैतिज को संदर्भित करता है। भारत में इस विचार ने 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद महत्व प्राप्त किया है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में राज्यों की निधि, उपलब्ध संसाधनों का आधार और उनका तुलनात्मक लाभ सभी प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देते हैं। राज्यों को लाभों के लिए आपस में और साथ ही केंद्र के साथ भी प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि बढ़ते वैश्वीकरण ने राज्यों के बीच पहले से ही विद्यमान असमानताओं और असंतुलन को तीक्ष्ण बना दिया है। इसने अपनी स्वयं की विकास नीतियां तैयार करने के लिए राज्य की स्वतंत्रता के संबंध में चिंताओं को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय यानी फेडरल भावना के संवर्धन को दर्शाता है? तो फेडरल की भावना को दर्शाने वाले जो स्टेटमेंट हैं, योजना आयोग का उन्मूलन पहला है, दूसरा है राज्य सूची में समवर्ती सूची विषय में का स्थानांतरण और तीसरा है करों के केंद्रीकरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा इसमें राइट है, योजना आयोग का उन्मूलन और करों के केंद्रीकरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% करना। वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करों की भागीदारी में राज्यों का योगदान कितना है, 42%। दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं योजना आयोग के उन्मूलन से संघीय यानी फेडरल भावना को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि योजना आयोग को शक्ति के केंद्रीकरण के प्रोत्साहन का प्रतीक माना जाता था और शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता होती है। यद्यपि राज्य सूची से कोई विषय हटकर समवर्ती सूची में चला जाता है तो केंद्र भी उस विषय पर कानून पारित कर सकता है क्योंकि समवर्ती सूची में संसद के पास अधिभावी शक्तियां होती हैं, अतः इससे संघीय भावना के स्थान पर एकल भावना को प्रोत्साहन मिलता है। और अंत में करों के केंद्रीय पूल में राज्यों की हिस्सेदारी में वृद्धि होने से वित्तीय संघवाद को प्रोत्साहन मिला है। अगला हमारा केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं।
प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चन जो आंसर हार्ड हैं, आप आराम से देखिए। यहाँ से जो है अधिकतर क्वेश्चन आपको पीजीटी और नेट में मिलेंगे। तो संसद द्वारा केंद्र सरकार के कार्यकारी कार्य को राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है, राज्य का राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी कार्य को केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र को प्रत्यायोजित कर सकता है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। क्यों है? राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के किसी भी कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कार्य को उस राज्य सरकार को सौंप सकता है, और संविधान किसी राज्य की सहमति के बिना भी उस राज्य को केंद्र के किन्हीं कार्यकारी कार्यों को सौंपने का प्रावधान करता है, परंतु इस मामले में प्रत्यायोजन संसद द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। इस प्रकार केंद्रीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य के अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित कर सकते हैं, या केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों को प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने की अनुमति दे सकती है, भले ही संबंधित राज्य सरकार की सहमति हो या ना हो। और किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य सरकार के कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकता है। अगला है हमारा, केंद्र और राज्य के मध्य जो है वित्तीय संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंधों की बात करेंगे, तो पहला है, अधिभार से प्राप्त होने वाली आय को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, और दूसरा है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान एकत्रित कर भारत की संचित निधि का भाग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 271 यह कहता है, व्याख्या करता है कि आर्टिकल 269 और 270 के होते हुए भी संसद इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किन्हीं भी शुल्कों व करों पर संघ के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अधिभार में वृद्धि कर सकती है, तथा इस प्रकार लगाए गए अधिशुल्क से प्राप्त संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि का ही भाग होगा। ऐसे अधिकार की आय केवल केंद्र को ही जाती है, दूसरे शब्दों में इन अधिकार में राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता है। अगला है हमारा, और आर्टिकल 269 के अंतर्गत संग्रहित करों का शुद्ध आगम जो है भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होता है, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उनके संबंधित राज्यों में निर्दिष्ट किया जाता है। ये कर इस प्रकार होते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय विक्रय, ठीक है, समाचार पत्रों को छोड़कर अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल के प्रेषण पर कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित इन करों को राज्य को निर्दिष्ट कर दिया जाता है। अगला हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त के मामले में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को करों का हस्तांतरण रद्द कर सकता है, और किसी राज्य के भीतर स्थित केंद्र की संपत्ति उक्त राज्य द्वारा लगाए गए सभी करों से मुक्त होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आज के टाइम पे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, और इसी तरीके के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। कल का नेट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे गए थे, और वहाँ से जो है लगभग 50% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे जो है चैनल के माध्यम से आए थे। और जब सॉल्व करेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो जब राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत घोषणा लागू हो, तो उस दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जो है केंद्र से राज्यों को होने वाले वित्तीय स्थानांतरण, कर का बंटवारा तथा अनुदान सहायता को कम या रद्द कर सकते हैं। इस तरह के संशोधन जिस वर्ष आपात समाप्त हो जाता है उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहते हैं। केंद्र की संपत्ति को किसी राज्य या नगर निगमों, जिला बोर्डों, पंचायतों जैसे राज्यों के भीतर स्थित किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट मिलती है, लेकिन संसद को इस प्रतिबंध को हटाने का अधिकार है। और शब्द जो है संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, ऋण इत्यादि वह सब कुछ सम्मिलित होता है जिसका मूल्य धन के में आंका जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें हर तरह की संपत्ति या चल या अचल या मूर्त भी शामिल है। इसके अतिरिक्त इस संपत्ति का उपयोग संप्रभु यानी जैसे सशस्त्र बलों या फिर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण होता है निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र तक विस्तृत है? तो कौन से अधिकार क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है प्रशासनिक, दूसरा है वित्तीय, तीसरा है विधायी। न्यायिक इसमें आएगा नहीं, ठीक है, प्रशासनिक तरीके से, वित्तीय मामले में और विधायी मामले में। तो दूसरा, तीसरा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी राइट हो जाएगा। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान
केंद्र और राज्यों के बीच सभी विधायी, वित्तीय और अधिशासी या फिर प्रशासनिक शक्तियों के वितरण का प्रावधान करता है। केंद्र और राज्यों के बीच न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। अगला है हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो कार्यकारी संबंधों की बात करें तो देख लेते हैं। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति राज्यों में निहित है। और दूसरा है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता राज्य में आपातकालीन लागू जो है करने का एक आधार है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मामलों को छोड़कर विधायी शक्तियों के विवरण की तर्ज पर कार्यकारी शक्तियां जो है केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित की गई हैं उन विषयों के संबंध में जिन पर संसद और राज्य जो है विधायिकाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात समवर्ती सूची में शामिल विषय कार्यकारी शक्ति राज्य में निहित होती है केवल उस स्थिति को छोड़कर जब संवैधानिक प्रावधान या संसदीय कानून विशेष रूप से इसे केंद्र को प्रदान करता है। इसीलिए जब संविधान या संसद ने अन्यथा निर्देशित न किया हो, संसद द्वारा अधिनियमित होने पर भी समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है। और संविधान को केंद्र अबाधित रूप से अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने हेतु क्या करता है, पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। और राज्यों की इसी कार्यकारी शक्ति पर दो प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य में लागू वर्तमान कानूनों का अनुपालन जो है सुनिश्चित हो तथा राज्य में केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा न आए और या पक्षपात न हो। दोनों स्थितियों में केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और केंद्र इन निर्देशों के पीछे अनुमोदन प्रकृति अनिवार्य है। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि जहां कोई भी राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी दिशा निर्देश का अनुपालन करने या में विफल रहेगा, ठीक है, करने में विफल रहेगा तो राष्ट्रपति द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। इसका अर्थ यह है कि ऐसी स्थिति में आर्टिकल 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जैसे जनगणना है, जनगणना समवर्ती सूची, भाई बिल्कुल रॉन्ग है, जनगणना संघ सूची का भाग है ना कि समवर्ती सूची का। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है वो है समवर्ती सूची का ना कि संघ सूची का, दूसरा भी रॉन्ग है। और तीसरा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय है। पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, शेड्यूल 7 में इसका वर्णन किया गया है, यानी केवल 3। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची यानी 69वां विषय के अंतर्गत आती है। और आर्थिक और सामाजिक नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची यानी 20वां विषय के अंतर्गत आता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और डिस्पेंसरी संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है सभी उपकर, यानी उपकर का मतलब है सेस। ठीक है, एक कर लगता है जो कर के ऊपर दोबारा लगता है उसे सेस बोलते हैं, उपकर बोलते हैं। सभी उपकर संघ द्वारा उद्धृत और विनियोजित किए जाते हैं लेकिन संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि सेस जो है केंद्र द्वारा यानी संघ द्वारा लगाया जाता है और बाद में केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। और दूसरा है संघ सूची में उल्लिखित सभी शुल्क जो है और कर द्वारा संघ द्वारा लगाए गए एकत्रित और विनियोजित किए जाते हैं। बिल्कुल दूसरा भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। और तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में की गई बिक्री और खरीद पर कर भारत की संचित निधि के भाग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही नहीं है पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे है नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा किसी भी समय सभी प्रकार के अधिभार एवं उपकर लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार के करों से प्राप्त राजस्व पर अनन्य रूप से केंद्र का अधिकार होता है, आर्टिकल 271 कहता है। ठीक है, तो जो उपकर होता है भाई
इसमें सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है, इसलिए जो है पहला रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट नहीं, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है अधिकारों उपकरों के अतिरिक्त संघ सूची में उल्लिखित सभी शुल्क एवं कर आर्टिकल 265, 268A, 269 एवं 271 में उल्लिखित कर एवं शुल्क केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले एवं एकत्रित किए जाने वाले कर होते हैं, किंतु उनका वितरण केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है, आर्टिकल 270 कहता है। और अगला है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित बिक्री और खरीद पर लगाए जाने वाले कर भारत की संचयी निधि के भाग नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र द्वारा विनियोजित किए जाने के बाद ये राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, आर्टिकल 269 ये कहता है। अगला है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधायी संबंधों की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। कोई भी राज्य कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अभिभावी नहीं हो सकता। दूसरा है संविधान राज्य सूची पर संघ सूची एवं समवर्ती सूची की पूर्व प्रभाविता को स्पष्ट रूप से सुरक्षित करता है। और तीसरा है राज्य सूची में प्रगणित सभी मामलों के विधेयकों को संघ से पूर्व स्वीकृति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं दिया गया है। तो इसका केवल दूसरा राइट है, बाकी दोनों रॉन्ग है। दूसरा राइट है, बाकी दोनों रॉन्ग है। क्योंकि दूसरा क्यों राइट है? संविधान जो है राज्य सूची पर संघ सूची एवं समवर्ती सूची की पूर्व प्रभाविता को स्पष्ट रूप से सुरक्षित करता है। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पहला है समवर्ती सूची में प्रगणित विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर अभिभावी होता है। बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट है कि जब केंद्र और राज्य के बीच करों से संबंधित टकराव की स्थिति होती है किसी भी मामले में, तो केंद्र के कानून को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो है संघीय शासन है। और लेकिन अपवाद भी है, यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया है और उसकी अनुमति प्राप्त करता है, तो राज्य का कानून उक्त राज्य में अभिभावी होता है। लेकिन अभी भी उसी विषय पर बाद में कानून बनाकर इस प्रकार का कानून जो है प्रतिस्थापित करने में संसद सक्षम होती है। अगला है संविधान स्पष्ट रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ सूची की प्रधानता और राज्य सूची पर समवर्ती सूची की प्रधानता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार संघ जो है सूची और राज्य सूची के बीच अधिव्यापन की स्थिति में पूर्वोक्त संघ सूची को अभिभावी होना चाहिए, और संघ सूची और समवर्ती सूची के बीच अधिव्यापन की स्थिति में संघ सूची की प्रधानता होगी। जहां समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच टकराव है, वहां समवर्ती सूची क्या होती है? अभिभावी होती है। और तीसरा है राज्य सूची के कुछ विषय पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध आरोपित करने वाला विधेयक। इसीलिए यहाँ पे केंद्र को तो जो दी जा सकती है भाई, क्योंकि आपको पता है स्टेट के मामले में, ठीक है, कोई भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को व्यापार करना है तो भाई केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बिल्कुल। तो इसीलिए अगला है अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंधों की बात करें तो स्टेटमेंट देखे हैं, देख लेते हैं। आर्टिकल 262 इस बात का प्रावधान करता है कि केवल संसद अंतर्राज्यीय जल विवाद पर कानून बना सकती है। दूसरा है संसद इन प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित कर सकती है। तीसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और सम्मिलित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये कहा गया है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों राइट हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 262 के अनुसार केवल संसद के पास अंतर्राज्यीय जल विवाद का कानून बनाने का अधिकार होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला बिल्कुल राइट है। दूसरा है आर्टिकल 262 इन विवादों में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को प्रतिबंधित करने की संसद को अनुमति देता है। दूसरा भी स्टेटमेंट राइट है। और तीसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1965 के अंतर्गत संसद नदी जल विवाद के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है और न्यायाधिकरण का निर्णय सम्मिलित पक्षों पर बाध्यकारी और अंतिम होता है। न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का इन प्रकरणों के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार है। अगला है हमारा भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो केंद्र और राज्य जो है संबंध निर्भर किस पर करते हैं देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर, भाई बिल्कुल राइट होता है। केंद्र और राज्यों के संबंध जो संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं और व्यवहारों पर करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर करते हैं और बातचीत के लिए एक यंत्र विन्यास पर करते हैं। तो यहाँ पे 4 के 4 स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, यानी डी उपयुक्त सभी
भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास इन चारों पर निर्भर करता है। अगला है केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है वो की गई है आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी टीजीटी, पीजीटी, नेट में भी पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 संबंधित है, तो किससे हो जाएगा भाई? इसका डी राइट आंसर होगा राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। यानी राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार 249 के अंतर्गत ही आता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद को विधायी शक्तियों से संबंधित है। अगला है हमारा सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी आयोग का संबंध जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की चर्चा से, ठीक है, संबंधों में सुधार से। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। और अगली क्लास में हम करेंगे आपातकालीन उपबंधों से संबंधित, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।